ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। और आज हमारे सीधे सवाल में खास मेहमान हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह। राव साहब, एक और सवाल जी। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की योजना थी जी। कुछ जगह खुल गए हैं, कुछ जगह अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं जी। रेवाड़ी में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। पानीपत में तैयार हो गया है, सुविधाएं नहीं है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर सुविधा नहीं है तो उसको किस आधार पर आप मल्टी स्पेशलिटी कहेंगे? नहीं, जहाँ तक सुविधा की बात है कि किस टाइप की सुविधा का आप जिक्र कर रहे हैं, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसे गुड़गांव है, हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, या हमने MRI की फैसिलिटी दी हुई है। पंचकुला हमारा मल्टी स्पेशलिटी, वहाँ CT स्कैन की फैसिलिटी भी दी हुई है। उसके अलावा हमने पंचकुला के अंदर एक नया सिस्टम भी शुरू किया, टोकन सिस्टम, कि जो लोगों को दवाई वगैरह लेने के लिए भीड़ इंतजार करनी पड़ती, धक्का मुक्की होती थी, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने काउंटर्स बनाए हैं। काउंटर के बाहर डिस्प्ले किया गया है ताकि उसके अंदर मरीज़ को आए, उसको टोकन मिले कि मेरा किस उस पर आएगा, किस काउंटर नंबर फला पे कितना मेरा सीरियल नंबर, वेटिंग नंबर है, वो जा कर के वेट करें। तो इस प्रकार की जो आपका मल्टी स्पेशलिटी में सिस्टम होना चाहिए, हमने शुरू किया है। लेकिन साथ में आप इसके ये भी कहेंगे कि साहब अब अल्ट्रासाउंड्स की बात कहीं आएगी या कहीं चलाने वाले की बात आएगी, तो वो चीज़ उपलब्धता के ऊपर होगी, इसमें कोई शक। लेकिन अगर हम कोई चीज़ नहीं बनाएंगे तो फिर कल ही सवाल आएगा, साहब आपकी बिल्डिंग ऐसी नहीं है। जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके पास नहीं है तो आप कैसे आप बैठाना चाहेंगे, आप कैसे उनको, कौन आएगा आपके पास में? तो इसलिए उसका भी अपना एक महत्व है, हॉस्पिटल बनने का भी, साथ में उपलब्धता भी। प्रयास जारी, हमें उम्मीद है कि वो फैसिलिटी जो चीज़ कम मिल रही है वो चीज़ उपलब्ध होंगी हमें। अब आपके इलाके को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर एक सवाल जी। आपके इलाके में क्या वजह है कि कुछ नेताओं को विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नेताओं को विकास दिखता है? तो क्या सबने अलग अलग चश्मा पहना हुआ है? देखिए जी, ये बात तो अपनी अपनी बता सकते हैं, मैं तो अपने ही बता सकता हूँ, दूसरे के विचार को तो मैं प्रकट नहीं कर सकता किसी के दिल में क्या है। लेकिन मैं अपना ज़रूर बता सकता हूँ कि ख़ास तौर से मेरी नज़र में या मेरी विधानसभा क्षेत्र में या हमारे इलाके के अंदर, ख़ास तौर से जिसको दक्षिण हरियाणा कहते हैं या अहिरवाल का इलाका कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 96 में पहली बार MLA बना, उस समय हज का अपना हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा का राज था। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी का राज आया, देन अब कांग्रेस का राज है। मैं खुद इसमें विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो इसलिए मैं उस तुलना ज़रूर कर सकता हूँ कि भाई क्या तुलना रही क्या नहीं रही। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आज साउथ हरियाणा में या जिला महेंद्रगढ़ के अंदर जो काम हुए हैं, इतने कार्य आज से पहले कभी नहीं हो पाए, जिनमें मुख्य रूप से चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेरे नारनौल में हरियाणा का दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो एक इलाके के बड़े संत बाबा केदारनाथ जी के नाम से मंजूर करने की बात हो, चाहे बिनोला में आपका यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो जो सैनिक यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे सैनिक स्कूल की बात है, और इलाके के अंदर जो भी चीज़ें मांगी गई थी, चाहे वो डेवलपमेंट विकास की बात है, आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लगभग 1-1 करोड़ रुपया एक गांव के अंदर विकास का नहीं लग रहा हो। कोई ऐसा शहर नहीं है हमारा जिस शहर के अंदर सुविधा नहीं दे रखी हो, पानी की, सीवरेज की, सड़कों की। तो ये सब फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, राज तो पहले भी था, लेकिन आज फ़र्क है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में आज चाहते हैं कि हरियाणा के हर कोने में विकास हो, इसलिए ये विकास कराए गए हैं। हमने जो मांग रखते हैं उनके सामने कि साहब हमारे यहाँ नारनौल महिला कॉलेज के अंदर साइंस की फैकल्टी नहीं है, तुरंत प्रभाव शुरू कर दी गई है। कमरों की कमी है, तुरंत कमरों के ब्लॉक्स बन गए हैं। शहर में पानी सीवरेज कमी दूर हो चुकी है। बाईपास की रिक्वेस्ट की तो बाईपास हमारा सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, ज़मीन एक्वायर हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो भी हमने बताया। बाईपास का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? देखिए, बाईपास का जिस पार्टी को अलॉट किया गया है काम, उस पार्टी ने अभी स्टार्ट नहीं कर पाई है। वो पार्टी, उसने कुछ समय मांगा हुआ है। और उस पार्टी को अलॉट ही क्यों किया? अलॉट तो टेंडर प्रक्रिया है साहब, वो तो आप सिस्टम जो अप्लाई करेंगे, जो लोवेस्ट टेंडर देगा उसके नाम आप किया जाएगा। जो ये साउथ वेस्ट कॉरिडोर के नाम से लगभग 1500 करोड़ रुपए की ये परियोजना, ऐसी पार्टियों के ही टेंडर क्यों पास होते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ ये तो मेरिट के आधार पर होता है, ऐसा हमें लगता है।
एक्चुअली आपका अपना जरिया सोच का है, एक पत्रकार साथियों का या एक पुलिस का अपना जरिया होता है नेगेटिव हर चीज़ को सोचने का या पॉजिटिव। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिस्टम ट्रांसपेरेंट बना हुआ है उस सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप ओपन टेंडर्स मांग रहे हैं, किसी ने कहा मैं इस काम को 10 रुपये में करूँगा, किसी ने कहा 9 में करूँगा, किसी ने कहा 8 में करूँगा, तो स्वाभाविक है हम जिस 8 में जो करने की हाँ कर रहा है और अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है तो हमें उसको 8 रुपये दे देना चाहिए। तो ये और वो आदमी अगर मिस्टेक करता है, राव साहब उदाहरण के तौर पर मानिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इसे 3 रुपये में कर दूंगा, एक 10 में कर रहा है, एक 9 में कर रहा है, एक 8 में कर रहा है, मैं 3 में कर रहा हूँ, आप मुझे टेंडर दे देंगे? एक मिनिमम तो हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो लोवेस्ट टेंडर रहेगा जिसको L1 आप कहेंगे वो तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। फिर अगर हाई को दोगे तो कल आपका सवाल ये आएगा सब जब ये काम कोई आदमी इतने रुपए में कर रहा तो आप ज़्यादा क्यों कराए, क्या इसमें गड़बड़ हुई है? ये L1 L2 का जो चक्कर है ये आम आदमी को कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, कि जिनको देना होता है उनके लिए L1 भी लागू हो जाता है, जिनको नहीं देना होता है L2 भी लागू हो जाता है। मैं ये समझता हूँ शायद ये आपका शक जो है निराधार मेरी नज़र में, बाकी तो आपका अपनी सोच है। जी जी। इसके अलावा 1 मई 2011 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रैली हुई थी जिसमें उन्होंने मंडियों का उद्घाटन किया था, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, चारा मंडी। वो मंडी आज तक चालू नहीं हुई, क्या वजह है? आप खंडहर हो गई है वो। आप नारनौल की मंडी का जिक्र कर रहे हैं? मैं नारनौल की मंडी का जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, नंबर 1 तो आपके जान के लिए बता दूं वो खंडहर नहीं हुई है, बहुत अच्छी हालत में है, बहुत सुंदर अवस्था में, आप उसका फोटो मंगवा सकते हो कह करके, वरना मैं लेकर भी आता। खंडहर नहीं हुई है, चीज़ नई बनी है, बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके जो अलॉटमेंट प्रक्रिया थी वो चल रही थी पिछले दिनों, कुछ लोगों को अलॉट भी किया गया था। प्रेमिसेस में घास उगी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कें तो शायद नहीं टूटी, यूज ही नहीं किया, टूटे तो कैसे की, लेकिन ये ठीक है कि वो शिफ्ट नहीं हो पाई अभी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो शिफ्ट इसीलिए नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा शहर से बाहर का दूर का इलाका था और जो अलॉटमेंट्स वगैरह दुकानों वगैरह की अलॉटमेंट चल रही थी वो प्रोसेस चल रहा था। मैं समझता हूँ लगभग वो पूरा हो गया होगा। तो निश्चित रूप जो एक चीज़ बनाई गई है, सरकार ने पैसा खर्च किया है तो उसको चालू करने के लिए किया गया, उसको हम बहुत जल्दी चालू करा रहे हैं। 2.5 साल हो गए हैं, लगभग 2.5 साल, और 2.5 साल में शिफ्ट नहीं हुआ तो कोई तो वजह मानते होंगे आप? नहीं, कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं, मेरे हिसाब से कोई वजह नहीं है। ये ठीक है कि शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ये बात आपकी वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस विषय में ज़रा अब आपने और ज़रा ध्यान दिलाया तो मैं संज्ञान लूँगा भी क्या रीज़न क्या है, क्या कारण है। अगर कोई सरकारी स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसको हम दूर करवाएंगे, इतना पैसा लगा है तो शिफ्ट होनी चाहिए। जी। आप अपनी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 10 यानी सरकार का मैं खुद हिस्सा हूँ और हम बेहतरीन ईमानदारी से दिल से सेवा कर रहे हैं सभी लोग, तो उसमें फिर नंबर कटौती कैसे करें? मतलब ये इतनी कमियां देखते हैं उसके बावजूद आप 10 में से 10 देना चाहेंगे? नहीं, कमियां, सब कमियां तो देखिए, अब आप किसी भी विभाग को, किसी प्रदेश को आप लेंगे, कहीं ना कहीं कमी तो मिलेगी। तो सब कमी तो मैं अपने आप में, इंसान देखेगा तो उसमें भी कमी मिलेगी, अपने घर देखेगा घर में भी कमी मिल सकती है, लेकिन केवल एक कमी के आधार के पर हम सिस्टम को फेल तो नहीं कह सकते। मतलब ये कि नंबर काट ले अच्छी बात नहीं है। हमारा फर्ज बनता है उस कमी अगर कोई है तो दूर करें, लेकिन जब किसी बच्चे के नंबर तभी काटे जाते हैं जब उसमें कोई कमी होती है। पेन अपने हाथ में हो और फिर भी हम नंबर काट रहे हैं तो गलत बात। मैं तो 10 से ज़्यादा देना चाहूँगा अगर आप अलाउ करेंगे तो। नहीं, देखिए, मेरा एक निवेदन है आपसे और आपके माध्यम से आम जनता से भी है कि जो एक अच्छी चीज़ है, आज हरियाणा हर चीज़ में आगे है। पेंशन हम लोग गरीब आदमी को जो उपयुक्त पात्र है उसका पूरा देते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा अमाउंट हम लोग देते हैं। तो इस प्रकार से आज जो सरकार का नज़रिया है आम आदमी के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति जो सोच बनी है और उसको हम चाहते दिल से सेवा करें, उसको दूर करें, तो उसकी बात की ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। आज बहुत से प्रदेशों में केवल कुछ भाई मीडिया के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं कि हमारा प्रदेश 1 नंबर पे गया और गया, लेकिन आप प्रैक्टिकल अगर तुलना आप करेंगे तो आप इस महसूस करेंगे कि हरियाणा
बहुत सी चीज़ों में औरों से आगे हैं। हम शुरुआत हम लोग करते हैं हर चीज़ में। हम देखिए अनाज हम ज़्यादा पैदा करते हैं, मेडिसिन्स का फैसला हमने पैसों से पहले किया, स्कूल्स के अंदर हम लोगों ने अच्छे फैसले किए हैं कि हम लोग अच्छे उनको गरीब बच्चों को वजीफ़ा दें और दें। स्पोर्ट्स के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आपके सामने हिंदुस्तान अलग था, हरियाणा अलग था, तो वो सब चीज़ें आपके सामने थी। कल डीजीपी का एक बयान आया है, वो बयान अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इस मामले में भी हम नंबर 1 हैं, कि महिलाओं पर जो अपराध हैं वो 70% बढ़े हैं। मैंने आपका न्यूज़ देखा था शाम का, डीजीपी साहब का बयान मैं सुन रहा था इत्तेफाक से जी। तो उसमें नंबर 1 है? नहीं, मैं डीजीपी साहब का मुझे नहीं पता, मेरे पास वो आंकड़े नहीं, नए विभाग है कि उन्होंने किस आधार पे चीज़ दी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं। यकीन नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो नज़रिया अपना नज़रिया डीजीपी साहब ने किस रूप से वो बयान दिया है तो वो बता सकते हैं कैसे दिया। लेकिन मेरा नज़र में एक आम सिटीज़न होने के नाते से मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश की स्थिति आज बहुत अच्छी स्थिति है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, हमारी महिलाएं माताएं बहनें बहुत सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं। और सरकार का लॉयल मंत्री होने के नाते मैं डीजीपी पर भी ये यकीन नहीं करूंगा है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो महसूस मैं करता हूँ। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं भी क्राइम आएगा तो उसके लिए सरकार का फर्ज है उस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हरियाणा न्यूज़ का खास तौर से जो आपने इस माध्यम से हमें बुलाया, आम जनता के सामने आपने रूबरू करवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीधे सवाल में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।